धर्म चाहे जो भी हो, धार्मिक स्थल चाहे कोई भी हो, श्रद्धा और विश्वास लोगों को वहाँ खींच ही लाते हैं। अमीर हो या गरीब, हर इंसान को यही लगता है कि उसकी सारी मुश्किलों का हल ईश्वर के पास है। उन्हें जो भी चाहिए ईश्वर उन्हें वो ज़रूर देंगे। और इसी विश्वास की वजह से लोग लाखों की तादाद में मंदिर जाते हैं, अपने दुख अपनी परेशानियां लेकर। सबको ईश्वर से कुछ न कुछ चाहिए, किसी को मन की शांति, किसी को पैसा तो किसी को प्यार। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ शबीना नसीम। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ये कहानी कर्नाटक के एक ऐसी महिला सीरियल किलर की है जिसे अदालत ने सजाए मौत दी थी। इस कहानी की खासियत ये थी कि जब इसे अदालत ने सजाए मौत दी थी तब इसके ऊपर 6 कत्ल के मामले थे और उन 6 कत्ल के सबूत भी पुलिस को मिले थे। लेकिन इसके हाथों इससे बहुत ज़्यादा औरतों के कत्ल हुए थे, लेकिन उन कत्ल के कोई सबूत कर्नाटक पुलिस जुटा नहीं पाई थी। कर्नाटक पुलिस का कहना है कि ये सिर्फ 6 कत्ल का मामला नहीं था, बल्कि उनके हिसाब से ये करीब 20 कत्ल का मामला था। तो चलिए जानते हैं मल्लिका साइनाइट के बारे में, जिसका असली नाम केपम्मा था। केपम्मा कर्नाटक के कग्गालीपुरा नामक जगह की रहने वाली थी। बेहद गरीब परिवार से संबंधित थी। इसका विवाह एक दर्जी से कर दिया गया। शादी के बाद कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। केपम्मा के 3 बच्चे भी हुए, लेकिन केपम्मा की ख्वाहिशों की लिस्ट बहुत ही ज़्यादा लंबी थी। उसे गरीबी में जीवन यापन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपने जीवन शैली से हमेशा ही निराश रहा करती थी। वो एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती थी जहाँ उसके सारे आराम की चीज़ें हों, ढेर सारे पैसे हों, एक खुशहाल खुशगवार ज़िंदगी। ये उसका सपना था, लेकिन बचपन में माँ बाप गरीब थे, वो ये सपना पूरा नहीं कर पाए। बड़ी हुई तो शादी भी एक गरीब घर में हुई। केपम्मा हमेशा बेचैन रहा करती थी। पति के बचत किए हुए कुछ पैसों से उसने चिट फंड का बिजनेस करने की अपने पति को सलाह दी। वो बचत के पैसे नए बिजनेस में लगा दिया गया, लेकिन उनका बिजनेस चल नहीं पाया और उनके सारे बचत किए हुए भी जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी डूब गए। इसके बाद पति पत्नी के रिश्ते ख़राब होने लगे, क्योंकि केपम्मा के पति को उसकी ख्वाहिशों और उसके सपनों के बारे में सब पता था। उसकी ख्वाहिशों के कारण उन लोगों में झगड़े होने लगे। अब केपम्मा को लगा कि उसकी ज़िंदगी इसी तरह गरीबी में गुजर जाएगी। फिर उसके बाद उसने एक फ़ैसला लिया कि वो अपने पति को छोड़ देगी। 3 बच्चों की माँ केपम्मा अपने तीनों बच्चों और अपने पति को छोड़कर वहाँ से बेंगलोर चली जाती है। उसे लगा कि जो उसकी ख्वाहिशें हैं, जो उसके सपने हैं, वो किसी बड़े शहर में ही जाके पूरे हो सकते हैं। बेंगलोर जाने के बाद उसकी कोई खबर उसके परिवार वालों को नहीं मिली, यानी कि वो केपम्मा शहर की भीड़ भाड़ में जाके कहीं गुम हो गई। कई सालों तक उसकी कोई खोज खबर नहीं थी। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो शुरू में कुछ घरों में मेड का काम करती है, लेकिन वहाँ भी उसका मन नहीं लगता। इसी तरह वो काम की तलाश में कुछ सुनारों के दुकान पहुँचती है और वहाँ पे वो काम करना शुरू करती है। तब पहली बार उसे सोने की चमक के अंदर अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीदें नजर आती हैं। इसी लालच में वो पहला क्राइम करती है। सुनार की दुकान पे काम करने पर उसे सुनार के घर भी जाना पड़ता था और उसी एक सुनार के घर में काम करते हुए वहाँ से वो सोना चोरी करती है, लेकिन पकड़ी जाती है। इस चोरी के इल्ज़ाम में उसे 6 महीने की सज़ा होती है। 6 महीने के बाद बाहर आने पर अब आसानी से उसे कहीं काम ही नहीं मिल पा रहा था। तब उसने एक नया प्लान बनाया और यहीं से केपम्मा की मल्लिका साइनाइट बनने की कहानी शुरू हुई। 1998 में उसने गांव छोड़ा था और 1999 की शुरुआत में जब वो जेल से लौटी तो वो इधर उधर भटकती रही। कई रातें उसने धर्मशालाओं पर, मंदिरों की सीढ़ियों पर काटी। इसके बाद जब वो मंदिर पहुंचती है तो वहाँ वो कुछ औरतों को देखती है कि किस तरह से कौन कौन कैसी कैसी मन्नतें लेकर मंदिर आती हैं, और वहीं उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसने उन औरतों को बहुत बारीकी से देखती है। उसने एक फ़ैसला किया कि वो उन औरतों को अपना निशाना बनाएगी जो बेबस हैं, मजबूर हैं, किसी न किसी परेशानी में हैं। कोई अपने शराबी पति से परेशान है तो कोई बच्चा न होने पर दुखी है, किसी के ससुराल वालों को बेटा ही चाहिए। तो उसने सोचा कि ये सबसे आसान शिकार है। उसके बाद 19 अक्टूबर 1999 में केपम्मा ने पहला कत्ल किया, और कत्ल बेंगलोर के करीब हॉस्पोटे में। 30 साल की ममाथा राजन थी जो वहाँ उस मंदिर में मन्नत मांगने के लिए आई थी और उसे बच्चा चाहिए था। ये बात केपम्मा को पता चल गई थी, क्योंकि वो हमेशा मंदिर में आने जाने वाली औरतों पर नज़र रखा करती थी।
किसी तरह उसने ममथा राजन को फुसलाया। उसने कहा कि तुम्हारी मुराद ज़रूर पूरी होगी, मैं तुम्हारे लिए ख़ास पूजा करूंगी। उस पूजा की कुछ ज़रूरी बातें हैं, जो ये हैं कि तुम्हें सज धज कर आना होगा महंगे शादी के जोड़े में, और तुम्हारे पास जितने भी जेवर हैं वो सब तुम पहन कर आओगी। इसके बाद हम वे पूजा करेंगे और तुम्हारी मन्नत पूरी होगी। लेकिन तुम इस पूजा के बारे में किसी को नहीं बताना, नहीं तो हमारी पूजा भंग हो जाएगी। ममथा राजन माँ बनने के लिए बेचैन थी। उसने केपम्मा पर तुरंत अंधविश्वास कर लिया। उसे लगा कि अब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। इसके बाद जैसा उससे कहा गया था, वो वैसे ही महंगी साड़ी गहनों के साथ बनठन के मंदिर में पूजा करने के लिए आई। केपम्मा ने कुछ दिखावे के लिए मंत्रोच्चारण किया। फिर उसने एक लोटे में पानी दिया उसे पीने के लिए। उस पानी में उसने पोटेशियम साइनाइड मिलाया हुआ था। वो पानी पी गई। पानी पीने के बाद जल्द ही ममथा राजन की मौत हो गई। ये सब उसने आधी रात में मंदिर की एक सन्नाटे जगह पर किया था। उसके बाद उसके सारे गहने और पैसों को लेकर वो वहाँ से रफू चक्कर हो गई। ये पहला कत्ल था। उसके बाद अगले 5 औरतों को उसने कुछ समय में ठीक इसी तरह से मारा। 10 अक्टूबर और दिसंबर 18 के बीच ये उसने सारे 6 कत्ल किए, जो शुरुआत के थे। दूसरा मर्डर उसने सतानूर से आई हुई एलिजाबेथ का किया, जो 53 साल की थी। एलिजाबेथ की 3-4 साल की एक पोती लापता हो गई थी। वो उसी के लिए मंदिर में मन्नत मांगने आया करती थी। इसके बाद जो तीसरी विक्टिम थी उसका नाम यशोधम्मा था, जो 60 साल की थी। उसको सिद्ध गंगा मठ में मारा गया। यशोधम्मा अपने बेटे की शादी ना होने के कारण परेशान थी और मंदिर में उसी वजह से आया करती थी। उसको भी केपम्मा ने इसी तरह ख़ास पूजा के नाम पे मारा था। चौथी विक्टिम 60 साल की मुनियम्मा थी, जो अस्थमा की रोगी थी। ये बीमारी ख़त्म करने के लिए वो मंदिर आया करती थी। 5वीं जो औरत थी जिनका कत्ल हुआ, वो भी 60 साल की थी, जिनका नाम पिल्लामा था। इनको भी व्यादानाथपुरा के करीब एक मंदिर में मारा गया। इनकी परेशानी भी कुछ इसी तरह की थी। केपम्मा के जाल में ये भी फंस गई थी। इनको भी केपम्मा ने इसी तरह से मारा था। छठी लेडी 30 साल की नागावेणी थी और ये शादी के करीब 7 साल बाद भी मां नहीं बन पा रही थी। ये 6 के 6 कत्ल साइनाइड के ज़रिए हुआ था। लेकिन कमाल ये था कि ये अलग अलग मौत हो रही थी, लेकिन पुलिस कातिल को ढूंढ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मौत की कड़ियों को पुलिस जोड़ ही नहीं पा रही थी। तो अलग अलग जगहों का केस जानकर पुलिस हमेशा ही थोड़ी बहुत छानबीन के बाद केस को बंद कर दिया करती थी, क्योंकि ये तमाम गरीब लोग थे, बहुत अच्छे फैमिली से नहीं थे कि मीडिया में भी सुर्खियां बटोर सकें, जो अक्सर होता है। तो ये सारे केस गुमशुदा रहे, उनके तारों को जोड़ा ही नहीं गया। लेकिन अलग अलग जगहों की पुलिस में कोई तालमेल ही नहीं था, जबकि बहुत सारी चीज़ें सब केसों में कॉमन थीं। जैसे सबको साइनाइड से मारा गया, सबका कत्ल मंदिरों में हुआ, सभी औरतें अकेली बेबस मजबूर थीं। यहाँ तक तो ठीक था। फिर 2002 में एक महिला थी, रेणुका के बारे में भी ये कहा जाता है कि इसका कत्ल भी केपम्मा ने ही किया था। इसका पति दुबई में रहता था। मंदिर में इन दोनों की मुलाकात हुई थी और इसे भी केपम्मा ने पूजा का झांसा देकर फंसाया था। एक दिन रेणुका अचानक गायब हो जाती है और फिर कभी घर नहीं लौटती। इसका पति भारत आता है और अपने तौर पर छानबीन करता है, जिसमें ये बात सामने आती है कि एक महिला है जिससे मंदिर में अक्सर रेणुका को मिलते हुए देखा गया है, वो केपम्मा थी। अब उसका पति केपम्मा के बारे में पुलिस को जानकारी देता है और कहता है कि मेरी पत्नी को इसी ने मारा है। लेकिन पुलिस उस वक्त भी उस केस को सुलझा नहीं पाती है और केपम्मा आज़ाद रहती है। मामला आता जाता रहता है। बेंगलोर के बाहर से भी कई मौतों का मामला सामने आता है, लेकिन पुलिस नाकाम की नाकाम ही रही। इसी दौरान 31 दिसंबर 2010 में जो रेणुका की रिपोर्ट लिखी गई थी और केपम्मा का धुलिया भी पुलिस के पास होता है। अब खबरियों को एक्टिवेट किया जाता है। तब एक मुखबिर बताता है कि केपम्मा जैसी एक औरत बस स्टॉप पे खड़ी है। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और बस स्टॉप पे पहुंचती है। उस औरत को पकड़ा जाता है। उसके पास एक बैग और एक पोटली होती है। जब उसके बैग की तलाशी ली जाती है तो पुलिस हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके बैग में बहुत सारे गहने थे, सोने और चांदी के। उससे पूछताछ की जाती है कि तुम्हारे पास ये इतने सारे गहने कहाँ से आए। तो पहले तो वो इधर उधर की बातें बनाती है, बहाने बनाती है, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तब वो कहती है कि मेरा नाम केपम्मा है और मैं औरतों को मारकर उनके गहने लूट लेती हूँ। फिर उसने एक एक करके सारे कत्ल की कहानी सुनानी शुरू की और पुलिस वालों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि एक औरत इतने सारे कत्ल करती है, और कर्नाटक एवं बेंगलोर पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी। इसके बाद सारी महिलाओं के मर्डर के कनेक्शन को जोड़ा जाता है तो सारे कत्लों की पुष्टि होती है।
केपम्मा ने बताया कि इन कत्लों का मकसद और कुछ नहीं बल्कि पैसा था, जेवर था। पुलिस वाले ने पूछा भी कि तुम वैसे भी लूट सकती थी, बेहोश करके मारने की क्या ज़रूरत थी। तब वो कहती है कि उससे उसमें खतरा था, वो पकड़ी भी जा सकती थी। उसने बताया कि जब वो सुनार के यहाँ काम किया करती थी तब उसे पता चला था कि कुछ जहर ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल जेवर बनाने में किया जाता है, और पोटेशियम साइनाइड के बारे में उसे वहीं से जानकारी मिली थी। उसे पता चल गया था कि ये बहुत ही कारगर जहर है, इसमें बचने की गुंजाइश नहीं रहती। इसी के बाद उसने लोगों को लूटने के लिए, और ख़ास तौर पे अकेली महिला जो परेशान है, मंदिरों के चक्कर काट रही है, उसको सिर्फ एक उम्मीद ही दिलानी है कि देखो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, तो उसके लिए ये बिल्कुल आसान टारगेट था। जब उसकी कहानी सुनकर पुलिस ने कड़ियाँ जोड़ी तो 6 कत्ल के मामले जुड़ गए, जिसके सबूत भी मिले। उनमें से कुछ के गहने भी मिले जो वो बेच नहीं पाई। जो बेचे गए थे वहाँ से भी पुलिस ने वो सब गहने बरामद किए थे, और इसी के बाद 2010 में केपम्मा को साइनाइड मल्लिका का खिताब मिल चुका था। तो केपम्मा उर्फ साइनाइड मल्लिका को एक अदालत ने मुनियम्मा के कत्ल के लिए फांसी की सज़ा सुनाई। पहला फैसला उसी का आया था। 2012 में नागावेडी के कत्ल के लिए भी उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। कर्नाटक के इतिहास में ये पहली बार था जब किसी सीरियल किलर या किसी महिला को फांसी की सज़ा सुनाई गई हो। इसके बाद बाकी के फैसले आते रहे और उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन फिर बाद में ये मामला हाई कोर्ट में गया, और कोर्ट ने ये कहा कि पूरे केस में पुख्ता सबूत ऐसा कोई नहीं है जिसके बिना पर हम उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाए, और इसीलिए बाद में केपम्मा की फांसी की सज़ा को उम्र कैद की सज़ा में बदल दिया गया, मतलब जब तक कि वो जिंदा है। उसके बाद केपम्मा को बेंगलोर के जेल में भेज दिया गया। 2010 में रहते हुए लगातार 2017 में केपम्मा फिर से एक बार सुर्खियों में छा गई। उस समय जयललिता के एक दोस्त हुआ करती थी, शशिकला, तमिलनाडु में, और उनके ऊपर कुछ करप्शन और कुछ चीज़ों के चार्जेस थे, जिसके बाद उन्हें अदालत ने जेल भेज दिया। लेकिन तमिलनाडु के जेल में ना भेजते हुए तमिलनाडु के हाई कोर्ट ने उन्हें बेंगलोर कर्नाटक में भेज दिया, और इत्तेफाक से शशिकला जिस जेल में पहुंची उसी जेल में केपम्मा बंद थी पिछले कई सालों से। कहते हैं कि जब शशिकला वहां गई तो केपम्मा बहुत खुश थी। वो शशिकला से नज़दीकियां बढ़ाने लगी। उसके कई काम वो खुद अपने हाथों से किया करती थी। वो लाइन में ना खड़ी हो इसलिए केपम्मा खुद लाइन में लगकर उसके लिए खाना लाती थी। ऐसी खबर आई थी कि केपम्मा शशिकला को मारना चाहती है और इसीलिए वो इसके करीब जाती है। जब ये खबर आई तो शशिकला की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए केपम्मा को उस जेल से निकालकर दूसरे जेल में भेज दिया गया। हालांकि केपम्मा ने बताया था कि वो शशिकला को मारना नहीं चाहती थी, बल्कि वो उसके रिस्पेक्ट में ये सब किया करती थी और शशिकला को बहुत मानती थी, इसलिए बस वो उनके करीब रहना चाहती थी। तो आज भी वो जेल में ही है। अब जितनी भी उम्र है इस मल्लिका साइनाइड की, वो अब जेल में ही गुजरेगी जब तक कि वो जिंदा है। ये हम सभी जानते हैं कि जुर्म करने वाले सभी इंसान का एक न एक दिन यही अंजाम होता है, लेकिन लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वो उस अंजाम की परवाह ही नहीं करते। लालच किसी जुनून से कम नहीं, और केपम्मा को जुनून ने उस वक्त सारी हदें पार कर दी थी। केपम्मा ने पुलिस कस्टडी में ये कबूल किया कि उसे बचपन से ही एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए थी, लेकिन उसके घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वो उसे हासिल कर सके। इसलिए उसने ये रास्ता अपनाया। ज़िंदगी में अपनी पसंदीदा चीज़ों की चाह रखना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें पाने के लिए जुर्म का सहारा लेना तो गलत है। हमें अपने परेशानियों का हल सही जगहों पे ढूंढना होगा। विश्वास कीजिए, अंधविश्वास नहीं। तो इस केपम्मा उर्फ मल्लिका साइनाइड के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही सत्य आपराधिक घटनाओं को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।